नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द फ्यूजन क्लासेस 8 क्योंकि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वर्ग 8 का इतिहास और बतलाएंगे जो यह इस इतिहास में सबसे बड़ी बात आती है। शुरुआत चैप्टर में ही हेडिंग डाला ही है, कब, कहाँ और कैसे। क्या होता है कब, क्या, कहाँ और कैसे समझने में बहुत ही समस्याएं होती है बच्चे को। कब मतलब किस समय की बात करें, कब कहने का तात्पर्य है कि किस समय की बात की जा रही है, और कहाँ कौन सा पार्टिकुलर स्थान है, जो स्थान पर वो कोई भी घटना घटी तो कौन सा समय में घटा और कहाँ पर घटा। ये भी बात पूछी जाती है, कब, कहाँ और लास्ट में या कैसे। अर्थात कैसे कहने का मतलब है क्या कारण था जो कि वह घटनाएं घटी, उस जगह पर जो घटना घटी। कोई भी घटना घटने के एक रीजन होता है, उसी रीजन की बात की जा रही है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे, भारत के बारे में भी और यूरोप सब के बहुत सारे देश किस तरह से विकास किया, कौन कौन सा कालखंड है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम पार्टिकुलर इतिहास की बात करें तो इतिहास के आप देख सकते हैं, इतिहास को 3 भागों में बांटा हम लिख चुके हैं। आप यहाँ देखते रहिए और समझते रहिए। 3 भाग में बांटा गया, वो 3 भाग है जो कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक है। इतिहास को 3 कालखंड में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालखंडों में बांटा गया। कालखंड कहने का मतलब कालखंड क्या होता है? तात्पर्य है कालखंड यानी कि उस समय जो भी घटनाएं घटी तो कब से कब तक चला, फिर उसके बाद क्या उसमें कुछ बदलाव आया या नहीं आया, उन सभी बात चीजों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये जो प्राचीन इतिहास है, तो अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहास के बारे में हम क्लास 6 में ही पढ़ने को मिलता है। यदि आप बेहतर से क्लास 6 पढ़ पा रहे हैं तो मध्य को समझने में बहुत ही आसान होगा। कालखंड में बांटा गया तो आपको बता दिए तीन कालखंड। उसके बारे में बात करें, कालखंड की विशेषताएं क्या होती है। विशेषताएं विशेषताएं कहने का तात्पर्य क्या बदलाव हुआ, जो कोई भी घटना घटी तो उसमें क्या क्या बदलाव हुआ, उन बदलावों के बारे में हम देखेंगे। जैसे आप बच्चे थे तो पहले बच्चे थे तो क्या ऐसा थोड़ी था कि आप डायरेक्ट दौड़ना शुरू कर दिए, नहीं है। तो आप पैदल पहले ठेहुना पर घुसना शुरू किए, उसके बाद फिर आपको क्या बदला, तो धीरे 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 किसी के सहारे चलना शुरू कर दिए, और फिर चलने के बाद आप दौड़ने लगे, झटकने लगे। तो वो क्या कालखंड है, जो कितना से कितना एज में आप जो ठेहुनियों के बल होता है, घुटने के बल चले, उसके बाद हाथ धर के कितना से कितना एज में चलना शुरू किए, और उस एज के बाद आप क्या दौड़ना जो शुरू किए, तो कितना समय था, कितना एज था, क्या वर्ष आपका बीत चुका है, इन सभी के इसीलिए कहा गया है कालखंड। इसी के बारे में जानिए। आखिर क्या कहा है कालखंड की विशेषताएं, तो बता दी प्रत्येक काल में होने वाली परिवर्तन, क्या प्रत्येक कालखंड में होने वाली परिवर्तन के बारे में बतलाई जाती है। क्योंकि आपको बतला दिए, जैसे कि आपको बतलाया बचपन में क्या घुटने के बल चलते थे, फिर विकास किए तो किसी के सहारे चलना शुरू किए, और फिर विकास किए तो दौड़ना भी शुरू कर दिया। तो यही बात क्या है, प्रत्येक काल में होने वाली परिवर्तन की बात है। अब शुरू से आज तक दुनिया स्थिर नहीं, बात सही है, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी क्या स्थिर है, परिक्रमण भी करता है और घूर्णन भी करता है, तो वो भी स्थिर है। मानव के जीवन में देखिए क्या स्थिरता है, सुबह से उठ के कभी कुछ काम है करना तो कभी कुछ काम करना, करते ही रहते हैं। तो मानव में कभी भी स्थिरता ना आता है, और कालखंड में भी यही बातें बतला रही जा रही है, क्योंकि स्थिरता नाम की कोई चीज ही नहीं होता है। हर समय क्या बदलाव के नजरिए से देखी जाती है, उसी के बारे में बात है। तो वही कह रहा है शुरू से आज तक दुनिया स्थिर नहीं है। कहने का मतलब जो कि हर समय क्या तत्पर बदलने की कोशिश की जाती है, सामूहिक क्रियाकलाप से बदलती है। सामूहिक क्रियाकलाप आपको क्या बतला, जो हर समय चलना फिरना कुछ कार्य करना, ये क्या है, तत्पर है, हर समय होते ही रहता है, तो वही सामूहिक क्रियाकलाप है। सामूहिक क्रियाकलाप में देखिए आप समझ सकते हैं इसका कारण क्या क्या हो सकता है। सामूहिक क्रियाकलाप क्या, तो जैसे कि कौन सा कार्य करते लगातार करते रहते हैं, हर समय करने की इच्छा रखता है, तो ये कारण आपको होता है। देखिए सामाजिक, समाज में भेदभाव, रंग, कुरीतियां, एक दूसरे के देखकर जलस, ये क्या है समाज में ही मिलेगा। राजनीतिक का जो कि देखते हैं, कभी कोई पार्टी चाहता है हम अपना सरकार बनाए, तो कोई पार्टी कहता है हम सरकार बनाए, तो ये क्या, ये भी तो राजनीतिक, इसमें भी तो एकदम लगातार सभी के सभी सक्रिय रहते हैं, लगातार कहते हैं हमारा सरकार बने तो हमारा सरकार, राजनीतिक तौर पर। उसका कला यानी कि कला अलग अलग होता है, जैसे कि कोई संगीतकार होता है, कला जैसे कि कुछ कला के बाद जैसे पेंटिंग क्या है, कला है, ये अपना अपना अलग हुनर होता है, ये कला होता है। और कला की बात करें सांस्कृतिक, जो कि पूजा पाठ आप करते हैं, जैसे अभी हाल ही में क्या छठ पूजा, दुर्गा पूजा की, तो ये सब क्या है हमारी सांस्कृतिक है, जो पूजा पाठ करते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में जाके, तो ये क्या है हमारा तो सांस्कृतिक ही है। तो ये सांस्कृतिक की बात कर रहे हैं। सांस्कृतिक के अलावा भी और सारी बातें होती है जिनके आधार पर हम कह सकते हैं जो कि ये हमारा क्या है, हर समय के बदलाव है। और बदलाव के साथ साथ हम बता दें आपको, ये आधुनिक समय में प्रभावित करने वाले कारक की अगर बात करें, कारक की तो बहुत सारा हो जाएगा, जो कि कारक हम आपको और तो चलिए हम बतला रहे थे आधुनिक समय में दुनिया प्रभावित कैसे हुआ, क्या कारण था जो दुनिया प्रभावित हुआ। और प्रभावित होने का कारण अगर बात करें तो कारण ये 6 कारण हम आपको लिखा दिए, देख लीजिए। ये एक देख लीजिए कारण मतलब चलिए तो बता रहे थे कारण यही का आधुनिक समय में दुनिया प्रभावित हुआ, ये कारण समझ लीजिए। पहला कारण है पुनर्जागरण का, उसके बाद दूसरा पॉइंट है जो कि खोज यात्रा है। खोज यात्रा का तीसरा देखिए पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति, और चौथा है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद, और पांचवा अमेरिका एवं फ्रांस की क्रांति, और छठा है देखिए आधुनिक काल एवं हमारा देश। अब जानते हैं ये कारण है, पांच पांच छह कारण है जिसमें से देख लीजिए। अब पुनर्जागरण क्या होता है बतला सकते हैं। पुनर्जागरण वह काल होता है जिस काल में देखिए पहले व्यक्ति होता था क्या, पुराने सोच के तरीके के व्यक्ति थे, पुराना सोच रखते थे, और जब पुराना सोच रखते थे तब पुराना सोच में देखिए बहुत सारी गलतियां भी होती है, कुछ अच्छा जो था उसको भी समझा जाता था, अधूरा को भी अच्छा मान लिया।
जाता है। जब बुरा को भी अच्छा मानेंगे तो देखिए एक समाज में अलग छवि तैयार होगा, और जब छवि तैयार होगा तो कहा जाता है ना, जो जो किसी बड़े से व्यक्ति सीखता है वही छोटे करते हैं। तो वही काल है जो कि इस काल में पुनर्जागरण में आया क्या जी, आप हैं, आप कोई भी तर्क दिए, वो तर्क अगर गलत है तो आप गलत सिद्ध कीजिए, और गलत सिद्ध करके उसको प्रमाणित कीजिए कि आप गलत बातें बतला रहे हैं किस आधार। जैसे कि आपको अगर बतला दे कोई व्यक्ति कहे जो सूरज पूर्व से उगता है तो कहिएगा एकदम सही है, लेकिन उस समय ये नहीं था, उस समय उल्टा बोला जाता था क्या, जो सूरज पूर्व से ना होकर पश्चिम से उगता था तो मानना पड़ता था, क्योंकि कोई तो उस समय उतना ज्ञानी था ही नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति था ही नहीं, तो ये मानना पड़ता था कि जी हाँ, सूरज पूरब से ना होकर पश्चिम से उगता था। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता था जो कि चलता था, समानता था। लेकिन इसी दौरान आया पुनर्जागरण काल, और पुनर्जागरण काल में बदलाव क्या आया, ये आप कह रहे हैं ये सूरज पूरब में उग रहा है, नहीं ये गलत है, तो आप प्रमाणित कीजिए। तो उसके लिए प्रमाणित करता था और व्यक्तियों को बतलाया जाता था। तो ये पुनर्जागरण में, और ये पुनर्जागरण से भी प्रभावित हुआ क्या, वहां के राजा महाराजा भी वहां से प्रभावित हुए। क्या प्रभावित, राजा हर समय गलत भाव में रखता था, गलत भाव में रखकर और कुछ भी समझा दिया जाता कहता था, जो कि जो कहेंगे सो सत्य ही कहेंगे, जो हम कह रहे हैं वही सही, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो राजा भी प्रभावित हुआ, वहां से जब प्रभावित होने की कारण आया तो राजा का भी अपना सत्ता हट गया, राजा का भी गलत बातें जो बोल रहा था तो सिद्ध कर देता था व्यक्ति, आप गलत बात बोल रहे हैं। इन्हीं आधारों पर और कई सारा देश पुनर्जागरण काल से प्रभावित हुआ। प्रभावित होने कहने का तात्पर्य क्या, जो कि उससे रिलेट करके जोड़ने लगा, जी हाँ वाकई गलत है तो गलत है, हम इसको सही बतलाएंगे। तो ये था पुनर्जागरण काल, जो कि गलत को गलत करार करना, गलत को गलत करार करेंगे और सही को सही करार करेंगे। तो ये था पुनर्जागरण, जो कि गलत है तो गलत है, प्रमाणित कर दीजिए, सही है तो सही, कोई बात नहीं। तो इसे क्या, राजा भी प्रभावित हो गए उस समय। और एक खोज यात्रा, खोज यात्रा की अगर बात करें, हम खोज यात्रा से संबंध रखते हैं। जैसे खोज कहने का मतलब किसी दूसरे चीज के बारे में जानकारी हासिल करना, जो आखिरकार वो हुआ से कैसे हुआ, कैसे आया, ये खोज होता है। जो कि आप सभी जानते हैं, दो व्यक्ति के नाम जो कि कही जाती है, भारत की खोज किया, भारत नहीं, भारत की खोज ही नहीं हुआ, ये गलत कॉन्सेप्ट है। बहुत बच्चा पढ़ भी लेता है, ये गलत कॉन्सेप्ट, भारत की खोज। क्योंकि आप मानिएगा, तो जो कोई देश, जैसे कि आपको बतला दिया, ये ताजमहल नहीं, दिल्ली सॉरी, ताजमहल नहीं है तो क्या हम कहेंगे जी ताजमहल नहीं, आप नहीं गए हैं तो कह रहे हैं, लेकिन कोई तो व्यक्ति गया देखा। तो ये पुनर्जागरण काल में दो व्यक्ति होता है, एक वास्को डी गामा और कोलंबस। कौन, वास्को डी गामा और कोलंबस, ये दोनों जलमार्ग की खोज किए थे, और जलमार्ग की खोज करके एक किए थे 1498, तो दूसरा 1400 सॉरी 1498 और 1492। तो ये वास्को डी गामा, कौन था, वास्को डी गामा, और ये कोलंबस, कोलंबस वास्को डी गामा। तो भारत की खोज 1498 में, वास्को डी गामा नहीं, 1498 में वास्को डी गामा जो आया, जलमार्ग की खोज किया। खोज करने का हर एक चीज का एक रीजन होता है। जैसे आप कोई भी मेडिसिन खाते तो क्या रीजन है आपको, जो उस दुख को, उस पीड़ा को ठीक करे। तो ये किया क्योंकि ये जब स्थल मार्ग से, यानी कि सड़क मार्ग से, जब क्या कह सकते हैं, स्थल मार्ग से जब ये व्यापार करने आते थे उस समय, तो इनको कई जगह पर कर देना पड़ता था। क्या कर देना पड़ता था, कर देने के साथ साथ इनको वो सामान की लूट होने, यानी कि चोरी होने का डर रहता था। क्योंकि ये जिस राज्य से जाते थे उस राज्य को टैक्स जमा करना पड़ता था, और यहाँ पर वहां लुटेरा बहुत ज्यादा होता था तो लूट भी लेता था। इन सभी डर से क्या किए, ये जलमार्ग की खोज किए। अब जब जलमार्ग की खोज किए तो पता चला, इनको काम था, वास्को डी गामा को कहना था कि भाग करना है इनको अमेरिका की खोज। किसको, अमेरिका, और इसको करना था भारत, ये कोलंबस जी को करना था भारत की खोज, और वास्को डी गामा जी को अमेरिका की खोज करना था। लेकिन यहाँ पर यह हो जाती है गड़बड़, क्योंकि उस समय तो कोई ऐसा सूचक नहीं था, प्रमाणित न था, नक्शा नहीं था जो कि चला जाता। और वो समय था एक कंपास, जो कि कंपास में मैग्नेट लगा रहता है, नॉर्थ और साउथ की पोल इंडिकेट करता था। और ये चले कोलंबस जी, तो इनको उतना समझ में ना आया, और समझ में ना आया तो उस तरह चल दिए अमेरिका की तरफ। और जब अमेरिका की तरफ गए तो वहां पर यह मिल गया, इनको सके पता था कुछ बातें जो भारत में व्यक्ति काले हुए करते थे, काले काले। लेकिन वहां पर गए अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका में खोज गए, तो वहां पर पहुंचने के बाद यहाँ पर देखे सभी के सभी गोर गोर। तो भाई गोर गोर में सबके नाम भी दे दिए, कहते कि रेड इंडियन है, सभी के सभी रेड इंडियन। लेकिन वो तो रेड इंडियन थे ही नहीं, वो तो अमेरिका के थे। और बाद में 1498 में वास्को डी गामा जी क्या किए, भारत के जलमार्ग की खोज की, जो कि अब हम जानते हैं। और ये आए किस लिए, यहाँ पर व्यापार करने के लिए, व्यापार करने। जो कभी भी किसी चीज का किसी पर्पज से खोज किया जाता है, किसी लाभ से खोज किया जाता है, समझे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपका भी तो कुछ लाभ है क्या, हर एक व्यक्ति का अलग अलग अपना अपना सोच होता है, लाभ ही लाभ का मानना होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो व्यापार करने, और व्यापार यहाँ से किस चीज के करना शुरू किए, गर्म मसाला, गर्म मसाला, गर्म मसाला का व्यापार करना शुरू कर दिए थे। अगर आपको अच्छा लगे
तो बतला चुके हैं। जो कि वास्को डी गामा आया भारत के जलमार्ग की खोज करके, तो यहाँ से क्या व्यापार करना शुरू किए गर्म मसाला, क्योंकि आप जैसा ही पश्चिमी देश में जाइएगा तो पश्चिमी देश वो ठंडा प्रदेश है, और जब ठंडा प्रदेश है ना, ठंडा प्रदेश है तो होता है क्या, ये रुक ना, सुना, सॉरी कुछ दिक्कतें हो गई थी जिसके कारण थोड़ा अलग चल गया था मैं। तो बता दें ये पश्चिमी प्रदेश जाइए तो ठंडा इलाका है, क्योंकि वहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, बर्फ गिरते रहता है, तो वहाँ पर यह कोई भी चीज स्वादिष्ट खाने के लिए हर एक व्यक्ति कोशिश करता है। तो स्वादिष्ट खाने के लिए क्या, गरम मसाला, कोई भी आप मीट मछली जितना भी चीज आप खाते हैं तो क्या कर देता है, उसमें निखार ला देता है, बदलाव टेस्ट जो होता है ना हमारे जवान का, जीव का, वो क्या कर देता है, बदल देता है। तो ये व्यापार करना शुरू कर दिया। इनका जो मुनाफा की अगर बात करें ना, 60 गुना मुनाफा होता था। ये यहाँ से जब ले जाके और अपने देश में बिक्री करते थे तो उनको सब चीज काट कर 60 गुना मुनाफा हुआ था। इसीलिए धीरे धीरे और सारे देश से आना। तो हम बतला रहे थे जो वो कारण सभी जो था तो हम बतला चुके हैं, और कुछ कारण है तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हम आगे बात करें तो क्या होता है औपनिवेशिक, क्या होता है औपनिवेशिक, क्या आप जानते हैं औपनिवेशिक और उपनिवेशिक। देख जब शक्तिशाली देश पर राजनीतिक तौर तरीके से देख सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पर जब कब्जा कर लेता है और बदलाव करना शुरू कर देता है तो क्या करे, ये औपनिवेशिक कहलाता है। जब एक देश पर किसी दूसरे देश, क्या करे, जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो क्या कहलाएगा, औपनिवेशिक कहलाएगा। जैसे ब्रिटेन क्या है शक्तिशाली, तो ऐसे देश पर कब्जा कर लेना क्या कहलाता है, औपनिवेशिक। अब देखिए उपनिवेशवादी क्या होता है, उपनिवेश समझिए सबसे बड़ी डाउट होता है बच्चे को 9 और 10th की, जी क्या उपनिवेशवाद क्या होता है। इतिहास में तो धरने से उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन समझ में नहीं आता आखिरकार उपनिवेशवाद होता क्या है। तो आप समझ लीजिए, एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अधिकार कर ले, वहां की जो भी संपत्ति हो उसको लूटने के लिए, और प्राकृतिक से उपलब्ध जो भी वस्तु है उनको लूटने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए, ये उपनिवेश। देखिए जब कोई व्यक्ति किसी मौलिक क्षेत्र में बस जाता है, क्षेत्र यानी कि उसका देश में बस जाता है और उस स्थान पर रहने वाले मूल निवासियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए काम करता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। अब देख सकते हैं उपनिवेशवाद की डिफिनेशन और उपनिवेशवाद की भी डिफिनेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।